नमस्कार। इतिहास के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियोस के अंदर हमने बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर और बीए फाइनल ईयर के जो पेपर है हिस्ट्री के उनके बारे में डिस्कशन किया था, उनके बारे में चर्चा की थी कि हमें कौन कौन से पेपर जो है वो पढ़ने हैं। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं और कौन कौन से टॉपिक है तो हम टॉपिक वाइज आज जो है उसका अध्ययन करेंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जो हिस्ट्री का पहला पेपर है वो है भारत का इतिहास। मैंने आपको बताया था कि जिसको हम प्राचीन भारत का इतिहास भी कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसको हम कहते हैं भारत का इतिहास प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक, और उस पूरे इतिहास को इतिहासकारों ने 5 भागों में या 5 यूनिट के अंदर विभाजित किया है। आपका जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है उसका जो पेपर पैटर्न है और उसका जो सिलेबस है, तो उसने इस पूरे प्राचीन भारत को जो है 5 भागों के अंदर या प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो भारत का इतिहास है उसको 5 भागों में या 5 यूनिट के अंदर विभाजित किया है। तो यूनिट जो फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इतिहास को जानने के स्रोत। और इतिहास को जानने के स्रोत विशेष रूप से प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत। तो वो कौन कौन से स्रोत है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्रोत कहते किसको है। ये पूरा जो इतिहास लिखा गया है या जो प्राचीन भारत हम पढ़ने जा रहे हैं, हम जो पढ़ेंगे टॉपिक वाइज जो जो उसमें है, वो जो लिखा गया तो वो किन स्रोतों के आधार पर लिखा गया। जैसे हम आज आप जो पढ़ रहे हैं तो उसका स्रोत जैसे आपका ये ऑनलाइन क्लास हो गई, मोबाइल फोन हो गया, उसके द्वारा आपको ये जानकारी मिल रही है। हम आपको जो पढ़ा रहे हैं तो ये जो हमने इक्विपमेंट जो यूज में लिए गए, ये हमारे स्रोतों के द्वारा ही हम इसके साधनों के द्वारा हम इसका उपयोग करके आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पूरा भारत का इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास है जो लिखा गया है, भले वो राजाओं का इतिहास हो, किसी सभ्यता का इतिहास हो, संस्कृति का इतिहास हो, उसको लिखने में इतिहासकारों ने किन साधनों का, किन स्रोतों का, किन साक्ष्यों का उपयोग किया है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो प्राचीन भारत को इतिहास के जानने के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों को इतिहासकारों ने अलग अलग जो है वो भागों में विभाजित किया है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इतिहास को जानने के स्रोत, फिर से मैं बता दूं, हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। आपका जो बीए फर्स्ट ईयर है उसका जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक, और उसमें आप यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इतिहास को जानने के स्रोत या प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसको इतिहासकारों ने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है साहित्यिक स्रोत, दूसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण, और तीसरा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। यानी जो पूरे स्रोत हैं उन स्रोतों को भी अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया है। जिन साधनों से इतिहास लिखा गया है तो उनकी कैटेगरी बनाई है कि साहित्यिक स्रोत कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत कौन से हैं, और विदेशी यात्री जो भारत में समय समय पर आए हैं और उन्होंने यहाँ आकर के भारतीय संस्कृति के बारे में, भारतीय इतिहास के बारे में, यहाँ के राजा रजवाड़ों के बारे में, यहाँ के लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में और प्रशासन के बारे में जो कुछ भी लिखा है, और यहाँ से वापस वो अपने देश गए, वहां उन्होंने जाकर को किताब लिखी है, वो किताब जो पब्लिश हुई है, उन किताबों के अंदर हमारा जो इतिहास लिखा गया है तो वो भी हमारी जानकारी के स्रोत है। तो पहला जैसे साहित्यिक स्रोत है, दूसरा आपका जो है विदेशी यात्रियों का विवरण हो गया, और तीसरा जो है आपका पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। इन तीनों का हम जो है वो डिटेल स्टडी करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है इतिहास को जानने के स्रोत, और उसमें आपके साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। अब जो साहित्यिक स्रोत है आपका, इन साहित्यिक स्रोतों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका लौकिक साहित्य। ध्यान रखिए, आपका जो ये इतिहास के जो स्रोत है उन स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला आपका साहित्यिक स्रोत है, दूसरा आपका विदेशी यात्रियों का विवरण है, और तीसरा आपका है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य या पुरातात्विक स्रोत। जो पहला हम इसकी डिटेल में स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज, एक इसके जो दे रखे उसमें, जैसे पहले साहित्यिक स्रोत को पढ़ेंगे, उसके बाद में विदेशी यात्रियों के विवरण को पढ़ेंगे हम, उसके बाद में हम पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं साहित्यिक स्रोतों को, तो साहित्यिक स्रोतों को भी इतिहासकारों ने 2 भागों में विभाजित किया है।
पहला आपका है धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका इसमें लौकिक साहित्य। अब जो आपका धार्मिक साहित्य है इसमें कौन कौन से जो स्रोत आते हैं, तो धार्मिक साहित्य के अंदर आपका जो पहला है इसमें ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मण ग्रंथ। अब इस धार्मिक साहित्य को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, दूसरा आपका ब्राह्मणेतर ग्रंथ है। ध्यान रखिए जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पहले पूरे जो प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत है उनको तीन भागों में विभाजित किया है। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों का जो स्रोत है, तीसरा पुरातात्विक स्रोत है। अब जो हम साहित्यिक स्रोत को जो पढ़ने जा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका लौकिक साहित्य। अब जो आपका धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य के अंदर भी उसको दो भागों में विभाजित किया है। पहला आपका ब्राह्मण ग्रंथ है और दूसरा है ब्राह्मणेतर ग्रंथ। अब जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर भी विभिन्न श्रेणियां बनाई गई है, जो स्रोतों की अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं। उसके अंदर जो ब्राह्मण ग्रंथ है जो धार्मिक साहित्य का एक पार्ट है, ठीक, जो साहित्यिक स्रोत है उसका एक अंग है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को भी अलग अलग भागों के अंदर विभाजित किया है। यानी कौन कौन से ब्राह्मण जो ग्रंथ, उसमें वेद आ गए आपके, उसके बाद जो उपनिषद आ गया, वेदांग आ गए, पुराण आ गए, स्मृतिक जो ग्रंथ है वो आ गए। ठीक है, तो अब जब हम पढ़ते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, जैसे वेद है, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो वेद है जिसमें जिनकी संख्या जो है 4 है, एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है और इसमें सबसे प्राचीन जो वेद है हमारा ऋग्वेद है। ठीक, तो इसमें ऋग्वेद और इसके अंदर क्या जो मंत्रों का समूह दे रखा है, मंत्र दे रखे हैं। सामवेद विशेष रूप से संगीत का जो ग्रंथ है वो माना जाता है और अथर्ववेद के अंदर जो है तंत्र मंत्र टोटके वगैरह और इसकी हमें जानकारी मिलती है। तो पूरे जो वेद है हमारे 4 वेद, सबसे प्राचीन वेद जो हमारा ऋग्वेद है, हम आगे आने वाले जो वीडियोस इसके डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, स्मृतियां, इसके अंदर भी वापस वेदों में जैसे 4 वेद हैं। पहला वेद जो है आपका ऋग्वेद है, उसके बाद में यजुर्वेद है, तीसरा आपका जो सामवेद है और चौथा आपका जो है वो अथर्ववेद है। अब इन वेदों के अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, उसी आधार पर हम ये मालूम करते हैं कि उस दौर का, यानी जिस दौर में जो वैदिक ग्रंथ लिखे गए हैं, वैदिक जो है साक्ष्य लिखे गए हैं, उनके अंदर हमें क्या क्या जानकारी मिल रही है, उस दौर के लोगों के सामाजिक जीवन की, आर्थिक जीवन की, उस दौर के जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। आपको ऐसे समझना है कि स्रोत क्या है, तो स्रोत यानी वो साधन जिनके द्वारा हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वेदों में 4 हो गए। उसके बाद में आपके आता है उपनिषद। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है। ठीक है, और उसमें आपने जैसे कि सबसे बड़ी बात, उपनिषद आपके गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखे, दोनों तरीके से लिखे गए, गद्य में भी लिखे गए और पद्य में भी लिखे गए। और उसमें एक हमारा भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये हमारा जो मुंडक उपनिषद है उससे लिया गया है। ठीक, तो ये उपनिषद की संख्या 108 है और जो आपका जो सत्यमेव जयते वो मुंडक उपनिषद है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि जो सत्यमेव जयते हैं ये कहां से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, वेदों की संख्या जो 4 है। ठीक है, इसमें प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है, अथर्ववेद से हमें क्या जानकारी मिलती है और सामवेद से क्या जानकारी मिलती है, ये सभी इसी आधार पर हमारा इतिहास लिखा जाता है, जो इतिहासकारों ने लिखा है। अब आते हैं हम वेदांत। ठीक, तो इसी के पार्ट है। तो वेदांत 6 बताए गए, उनकी संख्या जो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष। ये जो 6 भाग या जो 6 नाम आप यहाँ लिखे गए हैं, ये जो शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष, ये 6 मिलाकर के इनको क्या कहा जाता है, आपका वेदांत कहा जाता है। ठीक है, जो ब्राह्मण ग्रंथों में आते हैं, पहला वेद हो गया, फिर उपनिषद हो गया, फिर वेदांग आ गया। इसके अलावा पुराण जिनकी संख्या में 18 मिलती है। पुराणों से भी हमें जानकारी मिलती है, भले आपका विष्णु पुराण हो कि और कोई पुराण, जो 18 पुराण हमारे जो दे रखे हैं, उन पुराणों के द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है कि उस दौर का जो समाज कैसा था, उस दौर की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में। इसके अलावा स्मृति ग्रंथ,
स्मृति ग्रंथों को हम धर्मशास्त्र भी बोलते हैं। और जैसे वो नारद है कि पाराशर है कि मनु स्मृति है कि बृहस्पति स्मृति है कि जितनी स्मृति ग्रंथ जो लिखे गए, जो धर्मशास्त्र लिखे गए, उनके द्वारा भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसके अंदर महाकाव्य भी आते हैं। महाकाव्य हमारे दो है, एक रामायण है और एक महाभारत है। हम जब रामायण और महाभारत को पढ़ते हैं तो वो भी उस दौर के समाज के बारे में, उस दौर के जो आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन है उसके बारे में, उस दौर के कल्चर के बारे में, उस दौर के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें सब जानकारी उससे मिलती है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें सब बताया गया है, ये पूरी भगवान राम की जो कहानी है कि किस तरह से भगवान राम जो है उनको वनवास होता है और वो लंका में जाके जो रावण का वध करके वापस आता। तो पूरा एक जो दौर है कि उस दौर में भाई का भाई के प्रति जो कर्तव्य बताया गया है, एक माँ का बेटे के प्रति कर्तव्य बताया गया है, एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या दायित्व है वो बताया गया है, एक पिता अपने पुत्र को के लिए क्या कर सकता है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बारे में एक पति और पत्नी के संबंधों के बारे में बताया गया है। तो ये पूरा जो विवरण है ये हम जो धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या जो हमारे महाकाव्य पढ़ते हैं तो उससे हमें जानकारी मिलती है। उत्तर भारत की संस्कृति कैसी थी उस समय, दक्षिण भारत की संस्कृति कैसी थी, एक मानव रूप में जो कार्य किया गया है राम के द्वारा, तो ये पूरी जो कल्चर है, पूरा कल्चर जो है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा जैसे हम महाभारत को पढ़ते हैं, महाभारत विषय में सत्ता का संघर्ष, रामायण भी सत्ता का संघर्ष ही था। एक बेटे को गद्दी पर बैठाने के लिए दूसरे बेटे को जो वनवास दिया गया वो भी सत्ता का संघर्ष ही था, ठीक है। तो ये महाभारत ये भी सत्ता का संघर्ष है। भाइयों का जो आपसी मनमुटाव कहिए या आपसी संघर्ष है, वैमनस्य कहिए, आपसी झगड़े हैं, वो किस तरह से सत्ता के लिए, तो पूरा राजनीतिक इतिहास उस दौर में। और इसमें हमें ये समझने वाली बात है कि उस दौर में भाई का भाई के प्रति जो संबंध है वो कैसा था। एक पिता जो है पुत्र मोह में क्या क्या नुकसान समाज के लिए कर सकता है, कौन से ऐसे कार्य जो उसने किए जो समाज को नुकसान हुआ, आगे आने वाले समय के अंदर पूरी सोसाइटी में उसका जो गलत एक संदेश गया वो क्या कर सकता है, तो उसकी हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि उस दौर की नारी की स्थिति क्या थी, जो द्रौपदी की स्थिति उस दौर में बताई गई है, ठीक है। तो किस तरह से उसको जैसे जुए में दांव पे लगा गया, उसके बाद में उसका जो चीर हरण हुआ है। तो ये पूरा जो हमारा जो ये महाभारत है, जो एक महाकाव्य है, वो हमें एक ऐतिहासिक जानकारी देता है। तो ये हमारे स्रोत है उस दौर, यानी जिस दौर के बारे में हमें ये महाकाव्य बता रहे हैं, ये जो धर्म ग्रंथ बता रहे हैं, आपका वेद हो, उपनिषद हो, आपके वेदांत हो, पुराण हो, स्मृति ग्रंथ हो, ये सभी हमें जो है या महाकाव्य हो उस, और उनके अंदर जो जो बातें लिखी गई है वो हमें उस दौर के समाज के बारे में, उस दौर के राजनीतिक जीवन के बारे में, उस दौर के आर्थिक जीवन के बारे में ये हमें सब जानकारी प्रदान करती है। तो उन स्रोतों के आधार पर हम उस सोसाइटी का जो है वो अध्ययन करते हैं। उसके बाद में हम आते हैं जैसे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों को भी इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है, जो विशेष रूप से ये साहित्यिक स्रोतों में आते हैं। जैसे ये भी, तो जैसे जैन साहित्य हो गया, दूसरा बौद्ध साहित्य हो गया। जैन साहित्य को आगम साहित्य कहते हैं, इनकी संख्या 12 है। तो उस दौर में जो जैन साहित्य के अंदर भी हमें उस दौर के समाज के बारे में, उस दौर के राजनीतिक जीवन के बारे में और उस दौर के आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, उस दौर की संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, उस दौर की भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है, आम जनजीवन कैसा था और विशेष रूप से जो विभिन्न जो समाज में वर्ग बटे हुए थे उनका जीवन कैसा था, ये इनकी जानकारी हमें, या भले आपका जो बौद्ध ग्रंथ हो, बौद्ध ग्रंथों में जो मुख्य रूप से त्रिपिटक है, आपके सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इनके बारे में हमें जानकारी, जो ये जो सभी ग्रंथ है वो हमें उस दौर के समाज सोसाइटी के बारे में, राजा जो है उस दौर का जो राजसी व्यवस्था उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो हमें ये समझना है कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत जो ये है उसको दो भागों में विभाजित किया गया, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य, ठीक है। लौकिक साहित्य को वैसे ऐतिहासिक और समसामयिक साहित्य भी कहा जाता है, और धार्मिक साहित्य को जैसे कि अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ और ब्राह्मणेतर ग्रंथ, या ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य। फिर ब्राह्मण साहित्य जो उसको भी वेद, उपनिषद, वेदांत, पुराण, स्मृति अलग अलग जो भागों के अंदर विभाजित किया गया है। दूसरा, जब अब हम आते हैं वापस लौकिक साहित्य के अंदर, जिसको हम ऐतिहासिक या समसामयिक साहित्य भी या ग्रंथ भी कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से ऐतिहासिक ग्रंथों में, तो ऐतिहासिक ग्रंथ आएंगे, जीवनी आएगी या कल्पना प्रदान, कई ग्रंथ कल्पना प्रदान भी लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो भी हमें उस दौर की जो है वो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। अब जैसे हम ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ठीक है। तो ये जो हम उस दौर के कौटिल्य का अर्थशास्त्र, देखो नाम
अर्थशास्त्र है, लेकिन वो राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ है और उस दौर में विशेष रूप से ये मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी देता है। और उसमें जो दी गई बातें हैं कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र में राजनीति से संबंधित, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, एक राजा किस तरह से सफल हो तो उसके बारे में उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस दौर की कर व्यवस्था कैसी थी, राजा की विदेश नीति कैसी होनी चाहिए, राजा के मंत्रियों का समूह कैसा होना चाहिए, राजा को किन किन बातों का ध्यान रखना है, इन सब बातों की जानकारी जो हमें कौटिल्य का शास्त्र से मिलती है। जैसे पाणिनि है, ये व्याकरण पर लिखा, पाणिनि ने व्याकरण पर ग्रंथ लिखा है जिसको अष्टाध्याय। इसके अलावा विशाखदत्त ने जो मुद्रा राक्षस लिखा है, इसके अलावा कालिदास ने जो मालविका अग्निमित्र लिखा ग्रंथ है, इसके बारे में भास ने जो सप्तमासव दत्तम लिखा है, शूद्रग्रंथ मृच कटिकम लिखा है, कलहण ने जो राजतरंगिणी, ये विशेष रूप से हमें कश्मीर का इतिहास जो है वो बताती है। कलहण की जो राजतरंगिणी है वो हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। ठीक, तो ये आपके ऐतिहासिक ग्रंथ हो गए। इसके अलावा कल्पना प्रधान ग्रंथ है, जीवनी है, वो है। इसके अलावा जैसे हम, ये तो उत्तर भारत की जानकारी है, इसके बारे में जब दक्षिण भारत में जाते हैं तो विशेष रूप से हमारा संगम साहित्य है, वो दक्षिण भारत के बारे में हमें जानकारी देता है। इसके अलावा उस दौर में जो पल्लव और चोल जो शासक थे उसकी जानकारी देने के नंदी कलम्बकम जो ग्रंथ है, इसके अलावा कलिंग तुप प्रणीक जो ग्रंथ है या चोल चरित है, वो हमें दक्षिण भारत के बारे में जानकारी देते हैं। तो आपको ऐसे समझना है कि जो हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत को इतिहास के जानने के स्रोत क्या है, यानी वो साक्ष्य जिनके द्वारा हमें ऐतिहासिक जानकारी या इतिहास की जानकारी मिलती है, वो कोई भी ग्रंथ है। तो इसकी जो कैटेगरी इतिहासकारों ने बनाई है, साहित्यिक है, विदेशी है, पुरातात्विक है, हम डिटेल में इसका जो है अध्ययन करते रहेंगे, आगे करेंगे आगे वीडियो के अंदर। तो ये जो साहित्यिक स्रोतों के अंदर ये जो साहित्य लिखा गया है, इन साहित्य के अंदर हमें उस दौर के समाज के बारे में, उस दौर की राजनीति के बारे में, उस दौर की आर्थिक स्थिति के बारे में, उस दौर की संस्कृति के बारे में, ये सभी जानकारी हमें मिलती है। तो आपका जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर का जो प्राचीन भारत का इतिहास है, यह जो इतिहास का फर्स्ट पेपर है, भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक, प्रारंभ से लेकर के 1200 ईस्वी तक, उसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट का आपका ये जो पहला टॉपिक है, जो आज हम पढ़ना इसको स्टार्ट किया है, और इसको हम आगे आने वाले वीडियोज में विदेशी यात्राओं के विवरण के बारे में पढ़ेंगे, पुरातात्विक साक्ष्य के संबंध में पढ़ेंगे। तो ये हम आपको डिटेल में आगे चल करके आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये जो बताया गया है, देखिए ये जो आपको एक हिंट्स दिए जा रहे हैं, आपको पुस्तकों के अंदर जो बुक्स है, बुक्स खरीदनी है, अच्छी ऑथेंटिक किताबें खरीदनी है, और उसके अंदर डिटेल स्टडी भी आपको करनी है। यहाँ जो समझाया जा रहा है उसको समझते हुए आपको और भी गहराई के अंदर जाकर के उसका अध्ययन करना है। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और डिटेल के अंदर जो है इसको आगे आने जो विदेशी यात्रा के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।